इस डिजिटल कार्ड में आपके स्वास्थ्य संबंधी सारे डेटा रखे जाएंगे, लेकिन आप इसके इम्प्लीकेशन समझिए। आपने कौन सी दवा कब ली थी, या किसी लड़की का एबॉर्शन कब हुआ था, या उसकी पहली शादी हुई, दूसरी शादी हुई, या उसके साथ कोई हादसा हुआ, ये सारी चीज़ें लगभग उस मेडिकल कार्ड में होंगी। शरीर की निजी जानकारी है वो लगभग सार्वजनिक हो जाएगी, और सार्वजनिक ही नहीं होगी, वो उस कंपनी के पास पहुंच जाएगी। और फिर दोस्तों, अभी 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का मतलब कि आप समझ लीजिए कि जैसे आधार कार्ड होता है, वैसे ही वो एक मेडिकल हेल्थ कार्ड की बात है, जिसको हम डिजिटल कार्ड कहेंगे। उस कार्ड की, हालांकि ये पूरी प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही है, लेकिन अब उस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की घोषणा कर दी है एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने। और शुरुआती दौर में जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर ये डिजिटल कार्ड लागू होंगे। इस डिजिटल कार्ड को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नाम दिया गया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का नाम दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि मरीजों को पर्सनल हेल्थ आइडेंटिफायर यानी कि PHI नंबर दिया जाएगा। ये नंबर बिल्कुल आधार नंबर की तरह होगा, और लेकिन आधार से अलग होगा। आधार के लिए आपने जितनी जद्दोजहद की, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, जितने विवाद हुए, और कितने वर्ष लगे, कितने करोड़ रुपए खर्च हुए इस पूरे उसमें, उसके बाद भी आज तक आधार मुकम्मल रूप से सबका आधार नंबर बन नहीं पाया है। हो सकता है कि काफ़ी लोगों का बन गया हो, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आधार नंबर के लिए लाइन में हैं, और उनके आधार की प्रक्रिया चल रही है। अब ये एक नए नंबर, जिसको कि PHI कहा जा रहा है, पर्सनल हेल्थ आइडेंटिफायर, उसकी एक अलग से प्रक्रिया चलेगी। उसका एक अलग बजट होगा, उस पर अलग खर्च होंगे, उस पर अलग सारे तामझाम उसके अलग होंगे। अभी जो कोरोना वायरस संक्रमण का जो पूरा 5-6 महीने का दौर चला है, उस दौर में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमारे मजदूर भाइयों ने उठाई हैं। जो दैनिक श्रम पे गुजारा करने वाले लोग हैं, जो छोटी छोटी नौकरियों में हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, ऐसे लोगों के बारे में एक अनुमान जो ILO ने, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो अनुमान लगाया था कि लगभग 40 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और जैसे तैसे बहुत कम आय में अपना गुजारा करते हैं। ये 40 करोड़ लोग इस लॉकडाउन की वजह से एक तरह से प्रभावित हुए हैं। उनकी आमदनी या तो आधी रह गई है, या काफ़ी हद तक लोगों की आमदनी बंद हो गई है। उनके काम धंधे पर असर पड़ा है। बड़े बड़े दुकानों में जो छोटे छोटे लोग काम करते थे, कम पगार पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया गया है। लगभग 70 से 80% ऐसे कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, और वो घर बैठा दिए गए हैं। और ऐसे में यह जो सेहत के कार्ड की, जो डिजिटल कार्ड की बात चल रही है, आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो फ़ायदा होने वाला है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये फ़ायदा बीमा कंपनियों को होगा, ये फ़ायदा बड़े निजी अस्पतालों को होगा, क्योंकि सरकार की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सरकारी जो स्वास्थ्य का ढांचा है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो एक एक व्यक्ति को, खास करके हिंदुस्तान के आम नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध करा सके। आप देखेंगे कि जब भी व्यक्ति के पास अगर साधन है, आप इसको महसूस भी करेंगे कि अगर उसके पास थोड़ा बहुत भी साधन है, तो वो कोशिश करता है कि किसी प्राइवेट अस्पताल में, किसी निजी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा ले, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था भरोसे के लायक बची भी नहीं है। डिजिटलाइजेशन की ये प्रक्रिया कोई नई तो नहीं है। डिजिटलाइजेशन का यह काम वैसे तो 1984 से खास करके ये मूल रूप से इसका सपना तो राजीव गांधी जी ने देखा था। उसी समय से आपने सुना होगा, आधार की पूरी संकल्पना उसी दौर की थी। सैम पित्रोदा का नाम आप जानते होंगे। सैम पित्रोदा उनके तकनीकी सलाहकार थे, और उनके सलाह पर ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, और हिंदुस्तान एक तरह से कंप्यूटर के युग में प्रवेश कर पाया था। उन्हीं चीज़ों को मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार अपने तरीके से पेश कर रही है, और वो कह रही है कि डिजिटलाइजेशन हमारी प्रक्रिया है और हम उसको तेज़ी से सामने ला रहे हैं। लेकिन उसमें जो बदलाव आया है, उसमें बदलाव ये आया है कि वो प्रक्रिया जो राजीव जी के दौर में थी, वो प्रक्रिया तो एक तरह से सरकारी स्तर पर हो रही थी, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया निजी स्तर पर होगी। सरकार जितनी तेज़ी से इन संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, उतनी ही तेज़ी से ये सारे
आंकड़े और इस तरह के सारे डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया अभी तेज़ी से चल रही है। जाहिर है इसका फ़ायदा उन कंपनियों को ही होगा जो कंपनियां इस काम में लगेंगी, जो कंपनियां इसके बहाने आपको सेवाएं देंगी। इस डिजिटल कार्ड में आपके स्वास्थ्य संबंधी सारे डेटा रखे जाएंगे, यानी कि अब आपको अस्पताल में फाइल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, हम एक कार्ड लेकर अस्पताल जाएंगे और उस नंबर को कंप्यूटर में डालते ही आपका डॉक्टर आपकी पूरी स्वास्थ्य का विवरण निकाल लेगा। लेकिन आप इसके इम्प्लीकेशन समझिए। उसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित सारे ऐतिहासिक जानकारी होगी, आपके अतीत की सारी जानकारी होगी, आपको कब कोई संक्रामक रोग हुआ या कोई छूत का रोग हुआ, या आपने कौन सी दवा कब ली थी, या किसी लड़की का एबॉर्शन कब हुआ था, या उसकी पहली शादी हुई, दूसरी शादी हुई, या उसके साथ कोई हादसा हुआ। ये सारी चीज़ें लगभग उस मेडिकल कार्ड में होंगी एक हेल्थ इन्फॉर्मेशन के नाम पर, और वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। यानी कि कोई भी कंपनी जो भी उस नंबर को हासिल कर लेगी, और जाहिर है आप सुन रहे होंगे कि आपके आजकल डेटा पर युद्ध चल रहा है, यानी कि जो कंपनी आपकी डेटा कलेक्ट कर रही है वो आपका डेटा बेच भी रही है। ऐसी भी खबरें आप सुन रहे होंगे। इन सब बातों को अगर आप जोड़ कर देखें तो यह जो आपके शरीर की निजी जानकारी है वो लगभग सार्वजनिक हो जाएगी, और सार्वजनिक ही नहीं होगी, वो उस कंपनी के पास पहुंच जाएगी, और फिर उसके बाद आपके शरीर की उन बारीक जानकारियों के आधार पर वो कंपनी आपके साथ निगोशिएट कर सकती है, आपको बार्गेन कर सकती है, आपको कभी कभी आपको आगाह भी कर सकती है और कभी कभी गुमराह भी कर सकती है। तो ये सारे इसके इम्प्लीकेशंस हैं जो मुझे फौरी तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं, मैं बहुत खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे बिल गेट्स का फाउंडेशन है। क्योंकि बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से बिल गेट्स पिछले साल 18-19 नवंबर को भारत आए थे। उन्होंने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद नीति आयोग से उनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। वो डॉक्यूमेंट तकरीबन 250 पेज का डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट में ही इस पूरी कल्पना को, जिसको कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट कहा जाता है, उसको जारी किया गया। और उस डॉक्यूमेंट के ही आधार पर उसी में सब इन बातों का जिक्र है कि कैसे वो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा और कैसे हम सबके सेहत के लिए ये काम करेंगे। अब सबके सेहत का राज क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप याद कीजिए सन 2000 में 2000 से 10 साल पहले याद कीजिए, 1990 में लगभग विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये नारा दिया था कि 2000 तक हम सबको स्वस्थ बनाएंगे, और उसके लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। उसके लिए हज़ारों करोड़ों रुपए भारत में भी खर्च हुए थे और दुनिया भर में खर्च हुए थे। अब आप याद कीजिए क्या हुआ उसका। 2000 के बाद हम आज 2020 में हैं, यानी कि 20 साल आगे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सबको स्वास्थ्य नहीं मिला। अब एक नई योजना के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक के साथ मिलकर आ रहा है। उस योजना का नाम है मिलेनियम हेल्थ गोल, मिलेनियम हेल्थ प्रोग्राम। मिलेनियम हेल्थ गोल में 2030 का टारगेट दिया गया है, और 2030 के टारगेट में ये कहा गया है कि सबके लिए स्वास्थ्य सबके घर तक, सबके दरवाजे तक पहुंचेगा। अब ये एक नया नारा है, सबके लिए स्वास्थ्य 2000 के नारे जैसा ही नारा है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। इस पृष्ठभूमि में आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जहां पर एक सामान्य गरीब व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के उपचार के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वहाँ पर डिजिटल हेल्थ की क्या स्थिति होगी, उसका क्या फ़ायदा उसको मिलेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। चलते चलते मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में वहाँ के एक काबीना कैबिनेट मिनिस्टर की डेथ हो गई है कोरोना से। आप जानते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो कहने को कोरोना से हुई है, लेकिन जो वक्तव्य है विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो एक विधान पार्षद ने, एक विधायक ने जो उनकी अपनी आप बीती सुनाई है, वो तो दिल दहला देने वाला है। मशहूर क्रिकेटर जो मंत्री रहे, जो दिवंगत हुए, वो एक मशहूर क्रिकेटर रहे हैं। उनका भारतीय क्रिकेट में एक बहुत बड़ा योगदान है, और वो कैबिनेट के मिनिस्टर रहे। एक तो वहाँ के चिकित्सकों ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो भी उनके साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ।
वो काफ़ी उपेक्षित तरीके से कोरोना वार्ड में रहे। उसी वार्ड में, उसी बिस्तर, उनके बिस्तर के बगल में जो विधायक हैं वो भी उसी वार्ड में थे, इसीलिए उन्होंने आप बीती सुनाई और उन्होंने विधानसभा में अपने वक्तव्य में सुनाया कि बार बार जांच और जांच की रिपोर्ट सही नहीं आना, उसकी वजह बताई उन्होंने कि आपका सैंपल बदल गया था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें उन्होंने बताई और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे वीआईपी, ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ जब ये स्थिति है तो आम लोगों की क्या हालत होती होगी। और ऐसे में ये मेडिकल डिजिटल कार्ड की बात चल रही है या नए किस्म की जो भी बात चल रही है सेहत के नाम पर, जहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा नहीं है वहाँ पर एक डिजिटल कार्ड की बात चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि पहनने को चड्डी नहीं है और गले में हम टाई लगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ जागरूक बनाना चाहता हूँ कि आपको अब अपनी सेहत के लिए खुद जागरूक रहना है। अपनी सेहत के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप बुरी आदतों से बचें। अपनी सेहत के लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। अपनी सेहत के लिए आपको रोज़ाना थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम और योग आदि का अगर सहारा लेना पड़े तो उसको आपको अपने जीवन में शामिल करना है। और सबसे बड़ी बात जो खास करके हमारे श्रमिक वर्ग के साथ उनकी बीमारी से जुड़ी है वो है उनकी बुरी आदतें। शराब, सिगरेट, तंबाकू के बुरी लत से बचें। अपने शरीर को जितना आप निरापद रख सकते हैं उतना रखें और कोशिश ये करें कि स्वास्थ्य सेवाओं की, अस्पताल की, डॉक्टर की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर इस तरह की पूरी बात चल रही है उसमें अगर कहीं से आपको कुछ संदेह या साजिश की बू आ रही हो तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। संगठित होइए, संगठित होकर इन सारे मसलों पर विचार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी जानकारी के नाम पर, सूचना के नाम पर आपके शरीर का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, आपके शरीर से जुड़े आंकड़ों का कोई व्यावसायिक, व्यापारिक अपने लाभ के लिए इस्तेमाल ना कर सके। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा।